देखो इसमें लिखा है सम पीपल बिलीव दैट वर्किंग फ्रॉम होम बेनिफिट्स एम्प्लॉइज, वर्किंग फ्रॉम होम बेनिफिट्स एम्प्लॉइज एक स्टेटमेंट। सेकेंड, वाइल अदर्स आर्ग्यू, जबकि दूसरे लोग कहते हैं इट इज बेटर फॉर पीपल टू वर्क इन ऑफिस, ऑफिस में वर्क करना लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। डिस्कस बोथ व्यूज, मतलब हमने इस व्यू को भी डिस्कस करना है, इस व्यू को भी डिस्कस करना है। एंड गिव योर ओपिनियन, मतलब अपना ओपिनियन भी देना है। इसका मतलब एक बीपी इसकी फेवर में करेंगे, एक बीपी इसकी फेवर में करेंगे, मतलब सेकंड बीपी इसकी फेवर में आएगा, और थर्ड बीपी बोथ, बोथ व्यूज नहीं, ओन व्यूज, अपना ओपिनियन। फर्स्ट व्यू फर्स्ट बीपी में, सेकंड व्यू सेकंड बीपी में, और अपना ओपिनियन थर्ड बीपी में। अपना ओपिनियन में हम इसको भी फेवर कर सकते हैं, इसको भी फेवर कर सकते हैं। इसका मतलब ओन ओपिनियन जब आपको लिखना है तब क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि मैं फेवर क्या कर रहा हूं, जिसके पॉइंट ज्यादा है। लेट्स से आपके पास फर्स्ट ओपिनियन के पॉइंट ज्यादा हैं। सम पीपल बिलीव दैट वर्किंग फ्रॉम होम बेनिफिट्स एम्प्लॉइज, मतलब जो लोग घर से काम करते हैं उनको फायदा मिलता है, घर से काम करना ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर इसके पॉइंट ज्यादा हैं तो ओन ओपिनियन में यही लिखेंगे, क्योंकि एक पॉइंट तो हम जब इस व्यू का बीपी लिख रहे हैं तब आ गया, तो एक पॉइंट कम से कम और भी तो चाहिए ना अपना ओपिनियन के टाइम लिखने के लिए। जिस भी चीज के पॉइंट ज्यादा होंगे वही हम अपने ओपिनियन में लिखेंगे। अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग चेंज होती है, बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होता। जो स्टेटमेंट दिया उसको पैराफ रिफ्रेज करना है। फिर भी एक बार बता देता हूं और फिर कुछ एडवांस स्ट्रक्चर दे दूंगा विच वुड हेल्प यू। जब भी डिस्कस बोथ व्यूज करते हैं, अभी हमारा टॉपिक क्या है, डिस्कस बोथ व्यूज, दोनों व्यूज को डिस्कस करना है। एंड गिव योर ओपिनियन, एंड गिव योर ओपिनियन, और अपना ओपिनियन भी देना है। मतलब दो व्यूज दिए होंगे उसको भी डिस्कस करना है और अपना व्यू भी देना है। ये एक टॉपिक हो गया। इसमें 5 पैराग्राफ बनते हैं टोटल। हाउ मेनी पैराग्राफ्स? 5 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आता है? रीफ्रेज, मतलब पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज, और थीसिस, और थीसिस, जिसको हम इंट्रो पैरा भी कहते हैं। थीसिस में अभी मैं वो लिखना सिखाऊंगा, इसका थीसिस कैसे लिखेंगे। बट पहले फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आएंगे? 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस पैराफ्रेज, सेकंड सेंटेंस थीसिस। अब इसमें जब आप पैराफ्रेज करते हो तो आप ये देखो ना, जब पैराफ्रेज करोगे तो 2 चीजों को पैराफ्रेज करना पड़ेगा, एक तो इस लाइन को और एक इस सेंटेंस को। 2 सेंटेंसेस को पैराफ्रेज करना। जनरली टॉपिक में 1 सेंटेंस होता है पैराफ्रेज के लिए, इसमें क्या है? 2 सेंटेंस है। हमारे पास पैराफ्रेजिंग के लिए ही सेंटेंस 2 है। सेकंड बीपी, इसके बाद क्या करेंगे हम? सेकंड पैराग्राफ क्या होगा? बीपी 1। बीपी 1 हम एक ओपिनियन के, फर्स्ट ओपिनियन की फेवर में लिखेंगे, फर्स्ट ओपिनियन, क्योंकि हमारे पास क्या हुए हैं? 2 ओपिनियन दिए हुए हैं, तो हम बीपी 1 किसकी फेवर में लिखेंगे? फर्स्ट ओपिनियन की फेवर में लिखेंगे। बीपी का स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। क्या होता है? पॉइंट प्लस एक्सप्लेन प्लस एग्जाम्पल प्लस क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब क्या हुआ? पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये 4 चीजें हर बीपी में आएंगी ही आएंगी। ये तो स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम है, सेम। अब इसका पॉइंट जो होता है फर्स्ट ओपिनियन का, वो फर्स्टली से तो आ नहीं सकता, क्योंकि ऊपर तो 2 पॉइंट है, 2 ओपिनियन है। अगर फर्स्टली से लिख देंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हम किस चीज का ओपिनियन दे रहे हैं। तो जो डिस्कस बोथ व्यूज होता है उसका फर्स्ट सेंटेंस, हर बीपी का फर्स्ट सेंटेंस बहुत मायने रखता है, और फर्स्ट सेंटेंस के मार्क्स मिलते हैं। याद रखना, फर्स्ट सेंटेंस के मार्क्स मिलेंगे, और फर्स्ट सेंटेंस
दो पार्ट में होता है, एक पार्ट पॉइंट होता है जो उसका सेकंड पार्ट है, उससे पहले जो हम जनरली अग्री डिसएग्री में फर्स्टली लगा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में फर्स्टली लगा देते हैं, उस फर्स्टली की जगह एक पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा जो किसी न किसी कनेक्टर से कनेक्ट होके हमारा पॉइंट बताया जाएगा। जैसे कि पहले कहेंगे ना, जो लोग इस बात को फेवर करते हैं वो ये कहते हैं, वो आगे ना, जो लोग इस बात को फेवर करते हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि कुछ लोग एक बात को फेवर कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरी बात को फेवर कर रहे हैं। अब समझे? तो वो फर्स्ट सेंटेंस BP1 का और सेम तरीके से फर्स्ट सेंटेंस BP2 का और सेम तरीके से फर्स्ट सेंटेंस BP3 का, ये सब आपको मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे दूंगा 3-3, 4-4 कि आप उनमें से कोई एक पकड़ लो और उसी को यूज कर लो हमेशा। आप मत सोचो कि मैं हर बार डिस्कस बोथ व्यूज लिखूं, हर बार सेंटेंस को चेंज करूं, नहीं भाई। आपने तो एग्जाम एक बार देना है, तो एक जो सेंटेंस आपको लगता है कि ये मेरे लिए लिखना आसान है, ये अच्छा सेंटेंस है, ये मुझे इजीली लर्न हो जाएगा, उसी सेंटेंस को हर बार यूज कर लो। सेंटेंस ऐसा दूंगा जो गूगल पे आसानी से नहीं मिलेगा। चलो करें, पहले BP1 की डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम ये हैं रिफ्रेज, कुछ पैराफ्रेजिक के सेंटेंसेस, फिर इनको एग्जांपल से समझाऊंगा। टॉपिक लिखा हुआ है आज का, इन कंटेम्परेरी सोसाइटी ओपिनियंस आर शार्पली डिवाइडेड रिगार्डिंग वेदर हायर एजुकेशन ought टू बी यूनिवर्सली फ्री, कि वेदर हायर एजुकेशन ought टू बी यूनिवर्सली फ्री, वो यूनिवर्सली फ्री होना चाहिए। विद सम असर्टिंग, विद सम मतलब कुछ कह रहे हैं, इट इज अ पब्लिक राइट, मतलब फ्री होना पब्लिक राइट है। वाइल अदर्स मतलब जबकि दूसरे लोग क्या कहते हैं, while others contended it should remain other contend it should remain a personal financial responsibility, पर लोगों को अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। अब इसका एक सबसे इजी मेथड पता क्या होता है, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, देखो ये सबसे इजी है, मैं लिख के दिखाता हूं। इट इज believed by some individuals that, फिर अपना फर्स्ट ओपिनियन, that higher education should be free for all, free for all. Understand? You want to go, ma'am? जाओ। अभी तो आज की तो रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। शुड बी फ्री फॉर ऑल, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब मैं कहूंगा वाइल others think that people should fund their own education, fund their own education। ये है सिंपल वाला मेथड जो मैंने अभी लिखा है, ये वो मेथड है जो हर जगह बताया जाता है, सबसे आसान। कहीं मर्जी चले जाओ, इंटरनेट पे भी सबसे टॉप पे यही मेथड आएगा। इट इज बिलीव्ड बाय सम इंडिविजुअल्स दैट, इट इज बिलीव्ड बाय ग्रुप ऑफ सोसाइटी दैट। हम भी जब हमको लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वीक वाले ज्यादा हैं तो वही वाला मेथड बता देते हैं, सबसे आसान है। बट ये मेथड कभी भी अपने को 6 बैंड से ज्यादा नहीं लेके जा सकता। 6.5 बैंड आना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये रेडीमेड मेथड है, सबको पता है, सबको पता है। अब मैंने नेक्स्ट के अंदर यही चेंज किया,
इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ओपिनियंस आर शार्पली डिवाइडेड। भाई मैं क्या कह रहा हूं, ओपिनियन डिवाइड है। फिर यहां पे लिख रहा हूं वेदर हायर एजुकेशन ought टू बी यूनिवर्सल फ्री, या तो हायर एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, विथ सम असर्टिंग इट, और कुछ कह रहे हैं कि ये इसकी फेवर कर रहे हैं, while others contend it should remain a personal financial responsibility। ऊपर वाली लाइन की और नीचे वाली लाइन का मीनिंग सेम है, वो बहुत सिंपल है, ये अलग है। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज वाले टॉपिक के साथ, इसको 2-3 तरीके से लिख के देखेंगे तब पता लग जाएगा। एक मेथड तो ये होगा डिबेट का। मीनू आर यू ओके? द डिबेट सराउंडिंग ट्यूशन फ्री, देखो डिबेट सराउंडिंग ट्यूशन फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन हैज स्पार्क्ड कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव। मतलब वो क्या है कि इस चीज ने एक आर्गुमेंट को स्पार्क कर दिया है। वन स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है कुछ लोग ये विचार दे रहे हैं। थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट मतलब पीपल आर गिविंग देयर ओपिनियन। एडवोकेट्स फॉर फुल गवर्नमेंट फंडिंग, कुछ लोग तो कह रहे हैं सारी एजुकेशन गवर्नमेंट फंड करे, मतलब कि हायर एजुकेशन फ्री हो जाए आपके लिए। अब यहां पे फ्री वर्ड यूज नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट फंडिंग। Whereas another insist, think, believe की जगह क्या लिख दिया, another insist that student should bear the cost mean fund their own education। यहाँ tolerate नहीं लगा सकते, bear लगा सकते हैं, bear the cost। अब ये वाला सेंटेंस और ये भी बिल्कुल सेम है, दोनों ही इक्वली गुड है 7.5 और 8.5 बैंड के लिए। बट इसमें अब दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। देखो इसका भी जुगाड़। द डिबेट सराउंडिंग, कोई भी टॉपिक आ गया यहां तक लिख दो, इस यहां पे लिख दो अपना टॉपिक XYZ टॉपिक हैज स्पार्क्ड कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव। ये तो एज इट इज आ ही जाएगा, हैज स्पार्क्ड कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव। वन स्कूल ऑफ थॉट एडवोकेट्स, एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये बात कह रहा है, whereas another insists that, फिर ये चेंज हो जाएगा। जहां जहां रेड किया उतना ही तो चेंज करना, बाकी तो एज इट इज सेम लिख दोगे। बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तुम सोचो एज इट इज टॉपिक डाल दे, नहीं बनेगी बात, प्रैक्टिस इसके लिए भी करनी पड़ेगी। पर 7.5-8 बैंड आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा यूजुअल नहीं है। दूसरा, इन रिसेंट ईयर क्वेश्चन ऑफ वेदर territory education should be free has been at the forefront of the policy discussion। मतलब forefront of the policy discussion का मतलब भी क्या है कि आर्गुमेंट हो गया ये। eliciting divergent viewpoints from various quarters, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये 9 बैंड वाला। इसमें मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा इसको अपन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका कोई आप रट्टा नहीं लगा सकते इसके किसी भी सेंटेंस का। इसके अंदर पूरा का पूरा सेंटेंस आपको खुद बनाना पड़ेगा। और मुझे डाउट है, मुझे ये डाउट नहीं है कि तुम बना नहीं सकते, मुझे डाउट है कि बनाते हुए तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे। नहीं, आप में से 1-2 हैं जो खूब बना भी सकते हैं, बट इसके लिए प्रैक्टिस कम से कम 100 टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे फोर्थ वाला जो ये थर्ड वाला है, 100 टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी। अब whether higher education should be a publicly funded or privately financed is a matter of significant contention, of significant discussion, as the proponents argue for the equal access with opponents highlight the economic limitations। सेम है, ये जो थर्ड और फोर्थ है ये आपको सेंटेंस हर जगह खुद बनाना पड़ेगा। इसके अंदर आप कोई जुगाड़ नहीं चला पाओगे। जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें जुगाड़ चल सकता है, परंतु ये भी 8 बैंड तक का है। जो ये फर्स्ट है ये आपको 6 और 6.5 बैंड तक ही लेके जा सकता है। ये तो सबसे आसान है, इसमें खुद कुछ दिमाग लगाना है और इसमें सारा का सारा लगाना है। परंतु ये जो 2 मैंने आपको बताए ये यूजुअली इंटरनेट पे नहीं मिलते, सैंपल नहीं मिलते। जो चीज जब आप टास्क कर रहे होते हो राइटिंग का
या स्पीकिंग के अंदर, जो चीज यूजुअली अवेलेबल नहीं है इंटरनेट के ऊपर, उनको लगेगा अगर आपने थोड़ी मोटी गलती भी कर दी कि आपने खुद बनाया है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे ही स्टूडेंट्स सेम लिखेंगे, क्योंकि सारे तो PSCL के नहीं है ना, सेम डेट पे एग्जाम भी नहीं दे रहे, सेम जगह भी एग्जाम नहीं दे रहे। तो अपने पास ऐसा भी नहीं है कि 5000 बच्चा इकट्ठा पेपर देने जा रहा है या 5000 बच्चा सेम लिख रहा है, इसलिए ये चीज कॉमन नहीं होगी। ठीक है, ये दो मेथड अभी इसको यूज करके भी दिखाएंगे। ये तो है थीसिस का मेथड, ये तो सबसे सिंपल है। इट इज बिलीव्ड बाय सम इंडिविजुअल्स दैट, सम इंडिविजुअल्स की जगह मैं लिख सकता हूं इट इज बिलीव्ड बाय वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कुछ लोग सिखाते हैं वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बात तो सेम है, सम इंडिविजुअल की जगह वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी लिख सकता हूं, वन पार्ट ऑफ सोसाइटी। others argue with this, others argue that, others advocate that, हो सकता है। बट ये फर्स्ट और सेकंड यूज कर लेना, थर्ड फोर्थ भी यूज कर सकते हो। देखो, वेदर हायर एजुकेशन शुड बी पब्लिकली फंडेड और प्राइवेटली फाइनेंस्ड, ये भी मैं इसका भी एग्जांपल तो दूंगा ही सबका। ये आपने पढ़ लिया, पैराफ्रेजिंग हो गई। अब आ जाओ आज के क्वेश्चन पे, आज का क्वेश्चन पढ़ो। एक पैराग्राफ लिखना भूल गया। ओनली डिस्कस बोथ व्यूज कभी भी नहीं आता, ये आता ही ऐसे है, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन, कभी भी ये नहीं आता ओनली डिस्कस बोथ व्यूज। ओनली डिस्कस बोथ व्यूज आ जाएगा तो इसका मतलब आप थीसिस कैसे लिखोगे? मतलब बहुत सिंपल सी बात है ना, अग्री डिसएग्री में भी हम बता रहे हैं मैं क्या अग्री करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट में भी हम बता रहे हैं क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हमेशा टॉपिक ऐसे आता है, ये आप ये बताओ कि एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है, तो हमको अपना ओपिनियन कहीं ना कहीं हर टॉपिक में देना होता है, और इसमें हमसे डायरेक्ट मांगा हुआ होगा, तभी आप थीसिस लिख पाओगे कि मैं दोनों डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। बताना ही पड़ेगा, बता सकते नहीं है, इट इज मैंडेटरी टू टेल, क्योंकि क्वेश्चन ही आ गया डिस्कस बोथ व्यूज और गिव योर ओपिनियन, तो अपना ओपिनियन हमको थीसिस में बताना पड़ेगा। अब आज का टॉपिक था अपना ये, सम बिलीव दैट वर्किंग फ्रॉम होम बेनिफिट्स एम्प्लॉइज, घर से काम करना एम्प्लॉइज को बेनिफिट करता है, while others argue it is better for the people to work in office, while others argue it is better for the people to work in office, discuss both views and give your opinion। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, पैराफ्रेजिंग देख दो। इन रिसेंट ईयर, एक वन बाय वन स्टेप करेंगे। इन रिसेंट ईयर द राइज ऑफ रिमोट वर्क हैज डिवाइडेड ओपिनियन, मैंने वो कंटेम्परेरी एरा लिख दिया था ऊपर। अब राइज ऑफ रिमोट, ये हमारा क्या होगा, टॉपिक हो गया, हैज डिवाइडेड ओपिनियन विद सम क्लेमिंग या सम एडवोकेटिंग, सम क्लेमिंग या सम एडवोकेटिंग। इट ऑफर्स अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट, इससे क्या मिल रहा है, अनमैच्ड फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट। पॉइंट दे दिया हमने, फर्स्ट का ओपिनियन का पॉइंट दे दिया। व्हाइल अदर्स इंसिस्ट दैट ट्रेडिशनल ऑफिस सेटिंग्स, ट्रेडिशनल ऑफिस सेटिंग कौन सी होती है, ऑफिस में रेगुलर जाना, आर मोर कंड्यूसिव टू द प्रोडक्टिविटी। अब उसका क्या फायदा है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो हमने यहीं पे बता दिया मोर कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पफुल, हेल्पफुल टू प्रोडक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन, इससे कोलैबोरेट भी लोग ज्यादा कर पाते हैं। ये हमने कौन सा मेथड यूज किया, फर्स्ट टू वाला। इन कंटेम्परेरी सोसाइटी ओपिनियंस आर शार्पली डिवाइडेड, हमने क्या लिखा, दिस हैज स्पार्क्ड द डिबेट, थोड़ा सा इन दोनों को मिक्स करके कर दिया, इट हैज डिवाइडेड, ओपिनियंस आर शार्पली डिवाइडेड।
this is what here it is. Remote has divided the opinion. Opinion has sharply divided, or remote work has divided the opinion. With some claiming that, कुछ लोग ये claim करते हैं और कुछ लोग ये claim करते हैं. ठीक है, यहां while की जगह whereas भी लगा सकते हैं. इसको भी तुम as it is लिख लोगे ना, तो कोई भी ये नहीं बता पाएगा कि तुमने कहीं से भी रट्टा लगाया, क्योंकि ये होता ही नहीं है ऐसे. रट्टा जनरली इसका लगता ही नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे इंटरनेट वगैरह पे मिलता ही नहीं है. ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख दोगे, पैराफ्रेजिंग हो गया, कर सकते हो पैराफ्रेजिंग, पक्का, श्योर, कोई डाउट? अब आता है थीसिस. मेथड 3-4 बता रहा हूं, कोई भी एक अपना लेना और एक को फॉलो कर लेना. या फिर वो दो मेथड्स लिखवा दो जो आपने बताए हैं, थोड़ा टाइम दे दो लिखने के लिए. अभी वो सारा ही लिखवा दूंगा ना, मैं क्लिक कर दूंगा, अभी सारा लिखवा दूंगा, पहले समझ लो. थीसिस में अपने को क्या बताना होता है भाई, हम क्या फेवर कर रहे हैं. थीसिस में क्या बताना होता है, हम फर्दर पैराग्राफ्स पे क्या लिख रहे हैं. तो बताओ, दिस essay will examine both perspective before presenting a reasoned conclusion in favor of one. In favor of one. मैं इस essay के अंदर सब लिखूंगा, बट इनमें से एक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जो फेवर ऑफ वन है. ये ओके है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब ये 6.57 बैंड तक के लिए है. फिर आता है subsequent paragraph will explore the merits and the drawbacks of each positions. अब merits और drawback ये आप advantage disadvantage में भी लगा सकते हो और यहाँ पे भी लगा सकते हो. Subsequent paragraphs will explore the both perspective, यहीं पे जैसे ये both perspective, both opinion, followed by my own viewpoint on the matter. Followed by my own viewpoint on the matter. मतलब मैंने बता दिया कि इसमें थर्ड बीपी में मेरा भी लिखूंगा, जिसमें मैं मेरा मैटर बताऊंगा. समझ गए? While advantage of universal free education will be weighed against its potential economic burden, a final judgment will be offered based on the balanced assessment. अब मैं इसमें बता रहा हूं कि जो मेरा ओपिनियन होएगा वो बैलेंस रहेगा, ना तो मैं इसको फेवर करता ना मैं इसको फेवर करता, मैं तो बैलेंस. मुझे लग रहा है कि इसके कुछ भी कुछ फायदे हैं, दूसरे के भी कुछ फायदे हैं, तो बैलेंस्ड होगा. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं. सपोज करो टॉपिक आ जाए, water usage should be controlled by the higher authorities, while others say there should not be any limitations to use the water. Discuss both views and give your opinion. अब आप इसमें ये तो कह ही नहीं सकते कि बिल्कुल फ्रीडम दे दो क्योंकि पानी खराब होएगा. ये भी नहीं कह सकते कि कंट्रोल कर लो क्योंकि कंट्रोल करना ही मुश्किल है. तो अपने ओपिनियन में क्या कर दूंगा, बैलेंस कर दूंगा कि कुछ लिमिट तक गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए. जैसे कार वॉशिंग बैन कर दो, घर में डेली कार वॉशिंग ना हो, परंतु इसको कंट्रोल करना हर जगह बहुत मुश्किल है. और वाटर का यूजेज भी हर जगह हर चीज में है, नहाने में है, खाना बनाने में है, और हर आदमी की नंबर ऑफ जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अलग अलग है. जरूरतें, कुछ जरूरतें सेम है, कुछ जरूरतें अलग है, तो इसको हम 100% भी लिमिट कर नहीं सकते. तो ये बैलेंस्ड अप्रोच होगी कि कुछ जगहों पे तो लिमिट कर देना चाहिए, कुछ जगहों के ऊपर फाइन भी लगा देना चाहिए कि इन चीजों के लिए पानी यूज नहीं हो सकता. बाकी जो असेंशियल है, मैंडेटरी है, उनके लिए तो आपको इसको फ्रीडम देनी ही पड़ेगी. और दूसरी खास बात, वाटर यूजेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. हो ही नहीं सकता. तुम घर पे समर्सिबल लगा लोगे, गवर्नमेंट कैसे पता करेगी? कैन नॉट बी कंट्रोल. इसलिए इसको 100% कंट्रोल करना भी मुश्किल है. यही कंट्रोल हो सकता है जो आप ओपन में करते हो. गाड़ी को तो आप रूम के अंदर जाके नहीं धोओगे. तो गवर्नमेंट को कुछ जगह पे लिमिटेशन लगानी चाहिए जहां से वाटर वेस्टेज को बचाया जा सकता है. तो ये बैलेंस्ड अप्रोच होती है. ये क्या होती है? बैलेंस्ड अप्रोच होती है. द कंपोजिशन एम्स टू क्रिटिकली इवेल्युएट ईच स्टैंड पॉइंट और फर्दर पैराग्राफ्स एम टू फर्दर पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल हो गए, प्लूरल हो गए, तो एम आ जाएगा.
aim to critically evaluate each standpoint and ultimately assert my reasoned stance on whether university should charge the tuition fees. अच्छा, नंबर भी मिलते हैं. अब इसको सारा मिक्स मैच भी कर सकते हैं. जैसे ये लिखा मैंने, दिस essay will, यहां पे लिख दूंगा, this essay aims to critically evaluate each standpoint and ultimately assert my reasons stance on, जिसको आप फेवर कर रहे हो यहां लिख दो. मतलब कि ये यूज किया जा सकता है, ये यूज किया जा सकता है, ये यूज इजीली किया जा सकता है. जो थर्ड है बैलेंस्ड अप्रोच वाला, वो हर कोई नहीं यूज कर सकता. जब तुम एक दो पैराग्राफ एक दो बार डिस्कस बोथ व्यूज कर दोगे तो मैं कह दूंगा कि तुम बैलेंस्ड अप्रोच में लिख सकते हो, बट एवरीवन शुड नॉट बी राइटिंग द बैलेंस्ड अप्रोच. अब देखो आज का टॉपिक से पढ़ते हैं. This essay will explore the merits of each approach before presenting my own perspective, which leans towards, मैंने बता दिया मेरा perspective क्या है, which lean towards a hybrid model as most effective solution. भाई ना तो उनको डेली ऑफिस बुलाओ, ना ही उनको डेली घर से काम कराओ. हाइब्रिड मॉडल. आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव इवन अडॉप्टेड द हाइब्रिड मॉडल. Thus my brother-in-law, he goes to office 2 days in a week, 3 days he work from home. My sister-in-law goes to office 3 days in a week, 2 days she works from home. So this is hybrid model, कि आप घर से भी काम कर सकते हो, ऑफिस से भी कर सकते हो, बट एसेंशियल है कि तुम ऑफिस आते रहो ताकि कोलैबोरेशन होती रहे, लोगों से मिलते रहो, और घर से भी काम कर सकते हो, जो घर का कंफर्ट्स है वो भी एंजॉय करते रहो. तो मोस्ट कंपनीज हैव अडॉप्टेड दिस. तो मेरा ये ऐसे किस में जाएगा, हाइब्रिड मॉडल में. ठीक है. अगर मैं यहां पे लिखता कि मैं तो ये फेवर करता हूं, तो मैं क्या लिखता, दिस एसे विल एक्सप्लोर मेरिट्स ऑफ ईच अप्रोच. सिर्फ मैं उन ईच अप्रोच की क्या कर रहा हूं, मेरिट्स से डिस्कस कर रहा हूं. बिफोर प्रेजेंटिंग माई ओन परस्पेक्टिव, अपने परस्पेक्टिव देने से पहले, विच लेंस टुवर्ड्स, मेरा परस्पेक्टिव वैसे भी लेंस टुवर्ड्स मतलब इस चीज की फेवर में कर रहा है, लेंस टुवर्ड्स. अब विच लेंस टुवर्ड्स work from home, which lend towards work from home. खत्म हो जाता अगर मैं सिर्फ एक ओपिनियन कर रहा होता. और लेंस की जगह इंक्लाइंड टुवर्ड्स भी आ सकता है. मीन कंसिडरिंग बोथ द व्यू पॉइंट, my personal opinion inclined towards, considering both viewpoint, my personal opinion inclined towards मतलब उसकी तरफ झुकाव हो रहा है, towards work from home. ठीक है. थीसिस भी कर सकते हो. नेहा कुछ आ रहा है समझ, आ तो रहा ना के बराबर है ना. ऐसा पहली बार लिखोगे तो पहला तो जब मैं पेन पेपर साथ बिठा के लिखवाऊंगा ना तभी समझ आएगा. पहली बार में बोर्ड पे नहीं आता समझ, 1-on-1 आता है समझ. राइट अंकित. उसके बाद 2 3 4 5 लिख लेंगे, स्ट्रक्चर पता लग जाता है, फिर बोर्ड पे समझने लग जाता है. आपने एक दिन समझा, एक हफ्ता आए नहीं. 2 days क्यों, थर्सडे को समझा, फ्राइडे को आए नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी हो गई, मंडे को आए नहीं, थर्सडे वाला लिख. सॉरी, उसको पता ही नहीं, क्योंकि उसकी तो फ्राइडे की भी छुट्टी थी ना. मैंने 5 थीसिस और लिखी थी, पता नहीं कहाँ गई. थीसिस लिखने आ गई मतलब अभी हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस कर लिया. अब हमको करना है फर्स्ट सेंटेंस ऑफ BP1, BP2 और BP3. बाकी तो सारा सेम ही है, बाकी तो स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं है. तो फर्स्ट सेंटेंस करेंगे BP1, BP2, BP3.
और फिर कंक्लूजन का फर्स्ट सेंटेंस। कंक्लूजन कैसे देना वो पूरा स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, फिर आप अपने आप कर ही लोगे आज का टॉपिक। BP1 का फर्स्ट सेंटेंस कैसे होगा, क्योंकि ये एक ओपिनियन को फेवर कर रहे हैं। BP1 का फर्स्ट सेंटेंस में एक सिंगल ओपिनियन को फेवर कर रहे हैं, ध्यान दो। BP1 फर्स्ट साइड व्यू सेंटेंस, मतलब फ्री एजुकेशनल सपोर्टर्स। हम कह रहे हैं कि जो लोग फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं उनका सेंटेंस पहले समझ लो फिर लिखना। एडवोकेट्स ऑफ ट्यूशन फ्री हायर एजुकेशन, एडवोकेट्स ऑफ ट्यूशन फ्री हायर एजुकेशन या एडवोकेट्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, है ना, बात तो सेम हो जाएगी ना। ऑफन हाईलाइट दैट। अब यहां पे क्या होगा, इसके बाद अपना पॉइंट आएगा। ये वाला सेंटेंस तो आएगा ही आएगा, इसके बाद पॉइंट आएगा। पहले बताना पड़ेगा ना जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो किसकी फेवर में है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा कि मैं किसकी फेवर में ये वाला बीपी लिख रहा हूं। तो फर्स्ट सेंटेंस से पता लगना चाहिए किसकी फेवर में लिख रहा हूं, और फर्स्ट सेंटेंस से पता लगना चाहिए पॉइंट क्या है। फर्स्ट सेंटेंस दो चीजों को बताएगा, एक किसकी फेवर में लिख रहा हूं और पॉइंट क्या है। तो मैंने यहां लिखा एडवोकेट्स ऑफ ट्यूशन फ्री हायर एजुकेशन ऑफन हाईलाइट, मतलब उसका क्या बेनिफिट है। ऑफन हाईलाइट दैट इट प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो ये मेरा क्या है, पॉइंट है। तो यहां पे दैट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा। सिंपल। एक और मेथड, दोज हु फेवर की जगह एडवोकेट भी लगा सकते हैं। दोज हु आर्ग्यू, दोज हु फेवर स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज typically argue that, those who favor state funded university typically argue that। अब ऐसे लिखा था those who favor work from home typically argue that, those who favor work from home typically argue that। फर्स्ट सेंटेंस तो उसको तो हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। रिमूविंग फाइनेंशियल बैरियर एनेबल्स अ मोर एजुकेटेड वर्कफोर्स, ये तो पॉइंट ही बदल गया ना, इसलिए वो ऐसे है। अदरवाइज ऐसे लिख सकता था टिपिकली आर्ग्यू दैट इट प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। थर्ड, सपोर्टर्स ऑफ दिस ओपिनियन कंटेंट दैट, अब यहां पे दिस तो है नहीं, सपोर्टर ऑफ वर्क फ्रॉम होम opinion contend that education is a basic human right, contend that education is a basic human right, citing successful model in a countries like। अब ये क्या है, ये पॉइंट ही है। ये थर्ड वाला क्या है, सेंटेंस के साथ साथ अपना पॉइंट ही है। इसमें डैट के बाद पॉइंट नहीं आएगा, डैट से पहले ही पॉइंट आ जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल होता है। द सपोर्टर ऑफ वर्क फ्रॉम होम ओपिनियन contend that work from home work from home gives luxury of house, citing a successful models in countries like this। ये successful model already यहाँ पे चल रहा है, बट यहाँ पे बेनिफिट में बता रहा है। तो ये वाला सेंटेंस तो खुद बनाना पड़ेगा। छोड़ो ना इसको, अपन करेंगे ही नहीं, सही सीधी सी बात नहीं। अपन क्यों पंगे लें जिसमें गलतियां, राइट मीनू? पंगा लेना चाहिए, बट ये सेंटेंस 8.5 to 9 बैंड तक का होगा। जिसमें ये लगेगा ना उन चेक करने वाले को, ये उसने खुद ने बहुत ही बढ़िया इंग्लिश है इसकी, नेचुरल लिखा हुआ, क्योंकि ये नेचुरल लगेगा, वो फॉर्मेट लगेगा। जो चीज नेचुरल लगेगी उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। बट ऐसा ना हो ना अपन नेचुरल लिखने के चक्कर में गलती कर दे, तो इसलिए छोड़ दो। जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, जो रेगुलरली इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, आर्टिकल्स लिखने की आदत होती है, उनको ऐसा लिखना चाहिए। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रोपोनेंट्स, फ्री एक्सेस टू यूनिवर्सिटीज फोस्टर्स। अब ये भी क्या है, ये भी बहुत अच्छा है। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रोपोनेंट्स, फ्री एक्सेस टू यूनिवर्सिटी, इसके बाद आएगा पॉइंट, फोस्टर्स सोशल मोबिलिटी एंड रिड्यूसेस द इनकम इनइक्वालिटी ओवर द लॉन्ग टर्म। जैसे फोस्टर्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मैं फोस्टर के बाद क्या लिख देता हूं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, जल्दी समझ आ जाएगा। फोस्टर्स equal opportunities for individuals regardless of their
सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, समझे भाई? इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, फ्रॉम दी स्टैंड पॉइंट ऑफ प्रोपोनेंट्स फ्री एजुकेशन, फ्री एक्सेस टू यूनिवर्सिटीज और फ्री एजुकेशन और वर्क फ्रॉम होम फोस्टर्स जो भी उसका बेनिफिट होगा। इजी है? पक्का? ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया बीपी 1 का, बीपी 1 का फर्स्ट सेंटेंस। अब बीपी 2 का तो फर्स्ट सेंटेंस हम अपोजिट साइड लिखना है अपन ने, कुछ चेंज हो रहा है उसके अंदर, तो वो तो आर्ग्यूमेंट होगा क्योंकि उसका व्यू पॉइंट बदल रहा है। ऑन दी अदर हैंड, कन्वर्जली, इन कंट्रास्ट, कुछ ऐसे आएगा। एक चीज तो यहां से क्लियर ही होगी। अब तो वहां पे इन कंट्रास्ट लगा दूं तो भी बदल जाएगी चीजें। चलो करें। Conversely, मतलब in contrast, critics of fully subsidized higher education argue that, मतलब in contrast, जो लोग critics of fully, critic मतलब जो fully subsidized higher education के opposite हैं, argue that such policies place an unsustainable burden on the taxpayer. इन policies से क्या हो रहा है? Unsustainable burden आ रहा है, burden ही बहुत आ जाता है taxpayer पे। अब 100% अगर education free करती जाए, असली में वो free थो ना, जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनके पैसे से भरी जा रही है ना? अब मुझे यही तो लिखना है कि आदमी अपनी एजुकेशन खुद करे, औरों के ऊपर बर्डन क्यों कर रहा है? या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ऑन दी अदर हैंड देयर एग्जिस्ट एन कंपेलिंग आर्गुमेंट सजेस्टिंग दैट, यहां पे आगे पॉइंट, इंडिविजुअल शुड इन्वेस्ट देयर ओन एजुकेशन टू वैल्यू इट मोर एंड अवॉइड द मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। अब यह भी पॉइंट हो गया मेरा। अगर इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग अपनी एजुकेशन पे खुद पैसा लगाएंगे वो एजुकेशन की वैल्यू भी ज्यादा करेंगे। However, ये भी तो अपोजिट होता है इन कंट्रास्ट की जगह। However, opposing camp maintains that tuition fees are necessarily, यहां तक तो हो गया। अब आगे सेंटेंस बनाना है, टू एंश्योर क्वालिटी फैसिलिटीज। ट्यूशन फीस जरूरी है, उससे क्या होगा? क्वालिटी फैसिलिटी, टू एंश्योर क्वालिटी फैसिलिटीज टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग इन द यूनिवर्सिटीज। नहीं तो यूनिवर्सिटीज क्या हो जाएंगी? ओवर क्राउड हो जाएगी। परंतु अगर फीस दी जाएगी तो फैसिलिटीज ज्यादा हो पाएंगी और क्राउड भी कम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई तो फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकता। किसी भी जगह पे फीस कम कर दो तो वहां का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ दैट सम पर्टिकुलर थिंग डिक्रीजेस, राइट? ये भी मैंने कहां से स्टार्ट किया? हाउएवर से। यहाँ ये कनेक्टर लग रहे हैं, देखो इसके अंदर सब में एक कनेक्टर लग जाएगा, कन्वर्जली, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, ये कनेक्टर्स हैं, क्योंकि हम ओपन ओपिनियन दे आए। अब इससे अपोजिट लिख रहे हैं, इससे अपोजिट लिख रहे हैं, तो हम कनेक्टर के साथ लिख सकते हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ detractors, मतलब detractors, making universities free could dilute the academic standards, could dilute the academic standards को dilute कर देगा, खत्म कर देगा वो, and strain the national budgets, और national budgets को भी strain कर देगा, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल देगा। strain का मतलब होता है मेहनत, जैसे टास्क बहुत स्ट्रेनियस था, उसके अंदर मेरी पूरी ऊर्जा लग गई, तो नेशनल बजट भी स्ट्रेनियस हो जाएगा, सारे नेशनल बजट उसी पे लग जाएगा। ये बीपी2 का तरीका है शुरू करने का। कौन सा सबसे आसान लगा तनवीर? फर्स्ट वाला, ये भी आसान है। कन्वर्जली वाले में एक प्रॉब्लम है, जो आपने कन्वर्जली वाला लगाया, यहां पे मैं सेकंड ओपिनियन को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट ओपिनियन को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, सेकंड का ओपिनियन नहीं दे रहा डायरेक्ट। देखो ना, मैंने तो यहां पे फ्री एजुकेशन को क्रिटिसाइज कर दिया, ओपिनियन तो ना दिया मेरा। तो मैं बट असली में क्या होगा, 99% टॉपिक ऐसे आएंगे कि आपको सेकंड ओपिनियन की फेवर में लिखना है, वो लिखना ज्यादा आसान है। ये तो तब यूज करना ये वाला मेथड जब आपको सेकंड ओपिनियन का कोई फेवर वाला पॉइंट मिल ही ना रहा हो, बट आपको मतलब फर्स्ट ओपिनियन का अपोजिट पॉइंट जरूर पता है कि इसको फ्री कर देने से ये नुकसान हो जाएगा,
इसको फ्री कर देने से ये नुकसान हो जाएगा। तो अब अपने को फ्री करने का फायदा तो पता ही नहीं था, नुकसान पता था, तो मैं तब ये वाला यूज कर सकता। अदरवाइज कन्वर्जरी लिख दो, क्रिटिक्स की जगह आ जाएगा कन्वर्जरी दोज हु एडवोकेट से, हाँ होगा ये सिंपल बिल्कुल। फिर दोज हु एडवोकेट advocate the tuition fees focus mainly on, कौन सा पॉइंट है, फिर ऑन के बाद पॉइंट, या those who advocate tuition fees highlight that के बाद पॉइंट। बट इससे बेटर तो ये है ना, ये लिख दो ऑन द अदर हैंड देयर एग्जिस्ट एन कंपेलिंग आर्गुमेंट सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल शुड इन्वेस्ट, ये भी अच्छा है। इससे क्या करेंगे, वो वैल्यू करेंगे। ऐसे लिख दो ऑन द अदर हैंड देयर एग्जिस्ट एन कंपेलिंग आर्गुमेंट सजेस्टिंग दैट, यहाँ पे टॉपिक, यहाँ पे पॉइंट, इसमें टॉपिक और पॉइंट ऐसे लिखना पड़ेगा। फोर्थ वाले को चेंज करके देखो, अभी आप अपने बीपी पे जाएंगे फिर चेक करते हैं। However, the opposing camp maintains that tuition fees are necessarily to ensure, ये पूरा सेंटेंस खुद बना रहे हो, tuition fees are necessary to ensure the quality, आप ये लिख दो this is necessary to ensure, यहां से पॉइंट। चलो हम करते हैं। Advocates of remote work often highlight that advocates of remote work मतलब जो remote work को advocate करते हैं, often highlight that it allows individuals to better balance their professional and personal lives। इससे क्या होता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होती है। तो मैंने क्या लिखा, एडवोकेट्स ऑफ रिमोट वर्क, यहाँ पे किसी कनेक्टर की जरूरत मुझे नहीं है। फर्स्ट बीपी में डिस्कस बोथ व्यूज में कनेक्टर नहीं आएगा, फर्स्टली टू बिगिन कुछ भी मत लगाओ, सीधा लगाओ एडवोकेट्स ऑफ द रिमोट वर्क, मतलब जो लोग रिमोट वर्क को एडवोकेट कर रहे हैं। अब मैंने सेकंड बीपी की कैसे स्टार्टिंग की, कन्वर्जली सपोर्टर ऑफ ऑफिस बेस्ड वर्क आर्ग्यू डेट, वहां पे क्या लिख दिया, हाईलाइट, यहां पे क्या क्या लिख दिया, आर्ग्यू डेट। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, सपोर्टर ऑफ ऑफिस बेस्ड वर्क आर्ग्यू डेट, बहुत सिंपल है, पूरा सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेट के बाद पॉइंट, फिजिकल प्रेजेंस फोस्टर्स, फिजिकल प्रेजेंस क्या कर रहा है, अब हर जगह तो ये नहीं कह सकता ना मैं गोइंग एट वर्क, फोस्टर्स द स्ट्रॉन्गर टीम डायनामिक्स, क्योंकि मैं ऊपर कोलैबोरेशन, आपको याद हो तो थीसिस में मैंने लिखा था या पॉइंट में लिखा था कोलैबोरेशन वाला पॉइंट, एंड मोर एफिशिएंट कम्युनिकेशन, कि वो एक दूसरे से मिलेंगे। कर सकते हो डिस्कस बोथ ऑफ यू सब, वो क्या है वो भी बता रहा हूं। अब ये तो BP3 वो वाला स्टार्टिंग है कि दोनों ही चीज को मैं फेवर कर रहा हूं, मैं तो हाइब्रिड मॉडल में जा रहा हूं। वेइंग बोथ पर्सपेक्टिव, आई बिलीव अ हाइब्रिड अप्रोच। वेइंग बोथ पर्सपेक्टिव से शुरू किया जा सकता है, वेइंग बोथ पर्सपेक्टिव, आई बिलीव दैट, फिर अपना पॉइंट, वेइंग बोथ पर्सपेक्टिव, आई बिलीव दैट, अपना पर्सपेक्टिव। weighing the arguments on both side, I'm inclined towards, inclined अभी मैंने thesis में भी बताया था ना, I'm inclined towards the view that partial subsidies
ये छोड़ दो, डैट के बाद क्या लिखना, पॉइंट, डैट के बाद पॉइंट। जैसे हैविंग कंसीडर्ड बोथ पर्सपेक्टिव, मतलब दोनों को ध्यान में रखते हुए, आई फर्मली बिलीव, मैं पूरी मजबूती से बिलीव करता हूं, वाइल एजुकेशन, फिर डैट के बाद पॉइंट, इन माई एस्टिमेशन although free education offers a clear social benefits, a shared cost model, ये हाइब्रिड वाला ही है, my own position aligns towards closely with a hybrid approach, ये हाइब्रिड, यहां पे भी लिख सकते हैं my own position aligns more closely with की जगह with a hybrid approach की जगह क्या आ जाएगा, with जो भी अप्रोच आप फेवर करते हो। इजी है, आज का टॉपिक आपके पास है ही, करो फिर। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा सर कंक्लूजन कैसे लिखें। कंक्लूजन बाकी है अभी, उसके बाद पानी पी लेना। हाँ जी, आज आपको सिर्फ टास्क 2 करना, खुला छोड़। In conclusion, although both arguments hold merit, the evidence leans more heavily towards a cost sharing model, ये हाइब्रिड वाला है, तो वो आप लिख देना, in conclusion both arguments hold a merit, this and this, और मेरा आर्ग्यूमेंट इसकी फेवर में है। To summarize, each viewpoint offers a reasonable justification, yet I maintain that partial financial. Ultimately, after careful evaluation, ये लिख देना, I am persuaded that complete tuition fee waivers are unrealistic. जैसे complete water control is unrealistic for most economics, for most households or higher authorities, but affordability should be guaranteed, but limitation should be guaranteed, या freedom should be guaranteed. All things considered, the balance of the advantage suggests that shared responsibility, मतलब ये एक फेवर में तो लिख ही सकते हैं बाद में। ये कंक्लूजन क्या, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको एक बार यहाँ छोड़ता हूँ, ऊपर नीचे खुद करके देख लेना जो भी लिखना, बट मैंने 3-3, 4-4 मेथड बताए हैं, कोई एक मेथड अपना लो और उसी को फॉलो करो, डिस्कस बोथ व्यू, चाहे आ जाए चाहे 15 दिन के बाद आए, चेंज नहीं करना, ठीक है। जो एक बार बना लिया वो बना लिया, ताकि दिमाग में वही एक चीज रहे, बारी बारी चेंज करने का फायदा नहीं है। आज का टॉपिक आपके पास है ही, देन यू कैन हैव अ 5 मिनट ब्रेक, खाना, हाँ अभी नहीं दूंगा, अभी तो आप सारे मेरे को फोन दोगे।